क्लास 10th आईसीएससी सिविक्स यूनियन लेजिस्लेचर आ चुका है। हम आज बात करने वाले हैं यूनियन पार्लियामेंट की। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि शायद सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, मैंने देखा नहीं है सिलेबस, मगर मैंने जो अपनी तरफ से तैयारी करने के लिए सोची है आपके लिए, उस सिलेबस के अंडर ये टेंशन मत लेना। तो हम बात कर रहे हैं यूनियन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के बारे में। देखो, जो हमारी कंट्री है वो फेडरल सेटअप है, जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ स्टेट की ड्यूटीज होती हैं। काफ़ी आसानी से चैप्टर समझाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा। हमारे दो हाउसेज होते हैं, पता है, पढ़ा होगा आपने लोअर हाउस और पढ़ा होगा अपर हाउस। जो लोकसभा होता है उसको कहते हैं हम लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, एंड ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा, जो कि काउंसिल ऑफ मेंबर्स या फिर आई थिंक इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। या तो लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल and it has a maximum capacity of 550 members. How many? 550 members. तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कोई रिवीजन करते हैं। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल 550 मेंबर, जिसमें से 530 स्टेट्स होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज के उस पे बेसिस पे होते हैं। अब ये बेसिस ऑफ जो एमपी को जो देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन पे। उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन होगी। आपने पढ़ा होगा कि एक स्टेट के अंदर भी विधानसभा, विधान परिषद होती है, रिस्पेक्टिवली एमएलएज होते हैं, ठीक है। और एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हम बात कर रहे हैं लोकसभा, जिसका टर्म होता है 5 इयर्स। इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ये अगर लिखोगे तो नंबर अच्छे मिल सकते हैं, लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। 550 मेंबर्स है, 530 आपके स्टेट्स होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज होते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है सर मेंबरशिप ऑफ, अगर आपको लोकसभा की मेंबरशिप लेनी है। आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 25 इयर्स ऑफ एज से कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। आप एक क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, आपके पास कोई कर्जा, डेब्ट, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, आप मेंटली साउंड होने चाहिए। ये कुछ चीजें होती हैं। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स वो होते हैं जो कि लेजिस्लेचर टेक आउट करता है, टेक प्लेस करता है इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट इस बिजनेस को कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। इसके अंदर आते हैं सेशंस होते हैं, इंटरवल होते हैं। मतलब अभी ऐसे बजट सेशन आएगा फेब में, तो आपसे पूछा सकता है कि आपके टाइम पे कौन सा सेशन चल रहा है। निर्मला सीतारमण बेसिकली जो डेट निकली वो 1 फेब है बजट के लिए, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो 3 टाइप के सेशन होते हैं। बजट सेशन आपका होता है मॉनसून सेशन और होता है विंटर सेशन। हर एक सेशन के बीच में मतलब अ गैप नॉट लेस देन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए। बजट सेशन की बात करें तो फेब 2 में चलता है वो। फिर आता है मॉनसून सेशन जो कि जुलाई टू अगस्त होता है। फिर आता है विंटर सेशन जो कि टेक प्लेस करता है नवंबर टू दिसंबर। तो 3 टाइप के सेशन होते हैं, मैंने आपको बताया। लोकसभा के अंदर ही होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नॉट लेस देन 6 वीक्स का गैप होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड। कोरम क्या है? देखो, अगर किसी स्कूल में किसी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे आए और एक क्लास के अंदर बहुत कम बच्चे आए, तो उस क्लास का कोरम लैक ऑफ कोरम है। उस क्लास के अंदर कोरम होती है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और कोरम ही डिसाइड करती है कि बिजनेस ट्रांजैक्ट होना है या नहीं होना है। ये डिसाइड करती है कौन? कोरम। तो मैं बात कर रहा हूं कोरम की। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर द मीटिंग, एंड इफ द रिक्वेस्टेड कोरम इज नॉट मेट द स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस। अभी आप पढ़ेंगे, एडजर्न अलग होता है और आपका प्रोरोगेशन अलग होता है। एग्जाम्पल जैसे कि 360 मेंबर्स हैं जो लोकसभा, इंडिया की बात करें तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दोनों के लिए 1/10। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड और आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री नहीं है वो, सप्लीमेंट्री उसका पार्ट है। क्वेश्चन आर ऐसा आर जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्रूटिनिटी चेक करने के लिए वेरियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनके अंदर वेरियस अथॉरिटीज, वेरियस पोर्टफोलियोज होते हैं। तो फर्स्ट आर in both the houses are allotted for asking and putting questions. This is to obtain information on a matter of public interest. 11 AM शुरू होता है। और राइट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू अ मिनिस्टर, इसको कहते हैं इंटरपेलेशन। ये आ सकता है बोर्ड के अंदर कि इंटरपेलेशन होती क्या है, टोटल हिस्ट्री के अंदर दे रखा है आपके में कि इंटरपेलेशन क्या है, राइट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू अ मिनिस्टर इन ऑर्डर टू चेक द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इंटरपेलेशन होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस नाम से पता चल रहा है कि इसमें नोटिस दिया जाता है। स्टेयर्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं
which have oral answer on the floor of the house. इसको कहते हैं स्टेयर्ड क्वेश्चन. दे आर इंडिकेटेड बाय एस्टरिस्क मार्क्स और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं. अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस वो होते हैं आंसर्स आर गिवन इन रिटन फॉर्म, जिसके अंदर जो आंसर होते हैं वो रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं, वो होते हैं आपके अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस. और इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. मतलब बेसिकली याद रख लो कि हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होते हैं बोर्ड में पूछा जा सकता है वो कौन कौन से होते हैं. एक होता है सेशन. सेशन मतलब प्रोसीडिंग. प्रोसीडिंग मतलब 3 प्रोसीडिंग सर, बजट प्रोसीडिंग, मॉनसून और विंटर. बजट का टाइम याद रखना है Feb 2 में, मॉनसून का टाइम रखना है जुलाई टू अगस्त और विंटर का नवंबर टू दिसंबर. और मैक्सिमम इंटरवल कितना होना चाहिए सर? 6 मंथ्स का होना चाहिए. अब हमने बात करी दूसरा कोरम. कोरम इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट नीड टू बी प्रेजेंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट इन बिजनेस. बेसिकली लैक ऑफ कोरम. ठीक है. 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. 1/10 ऑफ द देखो इसमें लिखा होगा टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस. अब बात करते हैं क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर बता दिया. फर्स्ट आर होता है आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस क्वेश्चंस को कहते हैं इंटरपेलेशन. इसको कहते हैं इंटरपेलेशन. दी टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, शॉर्ट. स्टेयर्ड क्वेश्चन फॉर व्हिच मिनिस्टर्स आर ऑब्लाइज्ड टू गिव ओरल आंसर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, whereas unsteered question are the questions in which answer need to be given in written form. No supplementary question can be asked. Short notice question are notice of not less than 10 days are given. In this basically notice of not less than 10 days are given, and such question has a right that the ministers can give it or not. Means they are given the power to answer it or not. अब बात करते हैं 0 आवर की. 0 आवर जो कि क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है, उसके अंदर कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रैंडमली. अब एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन बेसिकली मोशन वो होता है जिसके अंदर नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को असाइड रख दिया जाता है और एक इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस स्पेशली लाइक नेचुरल कैलामिटी या डिकोती, रॉबरी, थेफ्ट और एनी सीरियस मर्डर, डेथ ऑफ आईपीएस ऑफिसर एट अ टेंपल, इन सब चीजों को कंसिडर में लिया जाता है. तो एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को हाउस के साइड रख के कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस को सामने देते हो. इसमें लिखा हुआ है प्रपोजल टू ले साइड ऑल द अदर बिजनेस एंड टेक अप द डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस. If there is a railway accident resulting in the death of several persons, some natural calamity like flood, earthquake, etc., lack of quorum, communal tension, death of a sitting ex-member of the house, the members can demand adjournment of the discussion on other matters, take up the matters of urgent public importance. तो वही बात है, एडजर्नमेंट मोशन वही होता है. बस नॉर्मल भाषा में याद रखना कि किसी भी प्रॉपर एक बिजनेस को असाइड करते हुए एक अर्जेंट मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस को हाथ में लेना. अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और बोर्ड में आ सकता है क्योंकि बहुत कम आता है. बोर्ड में बेसिकली फंक्शंस और पावर्स पूछते हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे. स्पीकर की सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन होते हैं, ये पूछते ही नहीं है. मगर अब की बार देख सकते हो कि बच्चे आ जाते हैं वही याद करके आते हैं. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पहले बात पता होनी चाहिए. नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कैरी ऑन करता है, मतलब जो टेक प्लेस करवाता है, वो होता है ओपोजिशन. ओपोजिशन हमेशा नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाएगी. अच्छा, जो पार्टी रूलिंग होती है, गवर्निंग पार्टी होती है, उसको कॉन्फिडेंस मिला होता है तभी तो वो गवर्न कर रही है. और नो कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि अब उसके पास कॉन्फिडेंस छूट जाएगा. तो ये जो मोशन होता है इनिशिएट करवाया जाता है आपका अपोजिशन से. अब इसमें लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा मेंबर्स की, मतलब मिनिस्टर्स इन पावर टू द लोकसभा, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स इन पावर टू द प्रेसिडेंट. नॉट इन पावर, बेसिकली ऑल द मिनिस्टर्स. नो कॉन्फिडेंस इज द इन द गवर्नमेंट इज मूव्ड बाय अपोजिशन. द हाउस, अब इसके अंदर भी प्रोसीजर होता है. इसके अंदर हाउस ग्रांट करता है लीव का to move no confidence only when it is the support of 50 members. The motion has to be put up for discussion within 10 days after the leave has been provided. On conclusion of the debate, the speaker puts the motion to vote. If the motion is passed, the government has to resign. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए ले डाउन किया गया था, जिसके अंदर वो एक वोट से, मतलब बहुत चांसेस होते हैं वही एक वोट से इसके अंदर हार जीत का पता चलता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन वो मोशन होता है, याद रखना, जो कि कोई अपोजिशन गवर्निंग पार्टी के लिए मूव ऑन करती है. अब इस मोशन के लिए आपको एटलीस्ट 50 मेंबर्स की सहूलियत चाहिए होती है. जहाँ अगर मिल जाएगी तो जो आपको हाउस होता है वो परमिशन देता है कि आप इस मैटर को पूरे हाउस में डिस्कशन करो 10 दिन के अंदर,
और फिर स्पीकर क्या करता है, एक मोशन टू वोट, मतलब सब वोटिंग करेंगे, सब वोट करते हैं और यदि सबका वोट बराबर हो जाता है, ट्रेजरी बेंचेस वगैरह सबका, तो स्पीकर अपना कास्टिंग वोट, ये भी एक स्पीकर की पावर होती है, वो इम्पोज करता है और उसके बिहाफ पे अगर सब कुछ सही होता है, मतलब वोटिंग नेगेटिव होती है, तो फिर रूलिंग पार्टी को रिजाइन करना पड़ता है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, अगर लोकसभा ने कॉन्फिडेंस छोड़ दिया तो पार्टी को रिजाइन करना पड़ेगा। आप दो मोशन सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन करते हैं और आप बोर्ड में अभी तक मेरे ख्याल से आए नहीं है, सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आया है, तो आ सकता है क्लास 10 आईसीएसई 2016 हिस्ट्री सिविक्स पेपर के अंदर, परमानेंट वो कंपल्सरी में नहीं, मतलब चॉइस वाले में। एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। अब एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन हाउस लगता तो बहुत आसान है, मगर दोनों के मतलब अलग है। एडजर्नमेंट मोशन होता है कि किसी भी नॉर्मल बिजनेस को ले असाइड करके किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के बिजनेस को ले लेना, ये स्पीकर ले डाउन करता है, ठीक है। एडजर्नमेंट ऑफ द सेशन, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, पर्टिकुलर मीटिंग का भी एडजर्नमेंट होता है। तो एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस मींस सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग, प्रोरोगेशन टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। आप प्रेसिडेंट मूव करता है प्रोरोगेशन, उसमें क्या होता है, पूरे सेशन का, सपोज बजट सेशन चल रहा है, प्रेसिडेंट ने प्रोरोगेशन कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट हैज अ सोल राइट टू प्रोड्यूस प्रोरोगेशन, ही हैव अ पेपर एंड पेन एंड राइट प्रोरोगेशन ऑफ द लोकसभा, नो, he had to take concern of the council of ministers, which we will learn further chapters of union cabinet, in which we came to know that how president uses its power, not solely it has special powers of the discretionary powers, but in these matters it has to, he or she has to consent to council. So prorogation means suspension of the sitting of the parliament. और वहीं पे अगर मैं एडजर्नमेंट मोशन की बात करूं तो एडजर्नमेंट मोशन वो होता है जिसके अंदर नॉर्मल बिजनेस को रेसा कर दिया जाता है या फिर पर्टिकुलर सेशन, पर्टिकुलर मीटिंग को हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या क्या कंडीशंस बन सकती है जिन पर हमारे स्पीकर साहब एडजर्नमेंट मोशन लेट डाउन कर सकते हैं। पहली कंडीशन हमें ये कहती है कि यदि लैक ऑफ कोरम होगा तो वो कर सकते हैं, यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो कर सकते हैं, किसी मेंबर की डेथ हो गई तो कर सकते हैं, अगर बिजनेस हाउस का ओवर हो गया तो भी एडजर्नमेंट मोशन किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्पीकर की पावर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैबिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, पीएम से नीचे होती है। स्पीकर की काफी ज्यादा अहमियत होती है। इसकी प्लेस पे डिप्यूटी स्पीकर होता है। स्पीकर की जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट करवाता है और डिप्यूटी स्पीकर अंडर स्पीकर आता है। जब उसकी वैकेंसी होती है तब डिप्यूटी स्पीकर काम करता है। स्पीकर का जो रेजिग्नेशन होता है वो डिप्यूटी स्पीकर को जाता है और फिर क्या करता है, द स्पीकर कैन बी रिमूव भी कराया सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस या फिर बेसिकली मेजॉरिटी नॉट सपोर्ट। डिप्यूटी स्पीकर क्या है, इस सेम वे एज अ स्पीकर इलेक्टेड। स्पीकर कैसे इलेक्ट कराया जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कंपलसरी में। स्पीकर इलेक्ट कराया जाता है फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स। मेजॉरिटी वोट से कराया जाता है, मेजॉरिटी वोट से बाहर भी किया सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि आपको आनी चाहिए, जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीकर के फंक्शन क्या क्या हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आईसीएससी आपसे फंक्शन पूछेगा, स्कोरिंग हो गया, आप सारे फंक्शन जानते होंगे मगर आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि फंक्शन को रटा रटाया हर कोई याद नहीं कर पाता। बहुत सारे फंक्शन हैं, हर एक चैप्टर के डिफरेंट फंक्शन है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो बात करें स्पीकर के, मैं आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन कराऊंगा। पहला है बिजनेस ऑफ द हाउस। हाउस के बिजनेस को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फंक्शन डिसाइड करते हैं स्पीकर के साथ। तो स्पीकर के साथ कौन कौन से फंक्शन है? स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, प्रिसाइड ओवर इट्स बिजनेस, स्पीकर पुट द कास्टिंग वोट, ठीक है। स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस, ये कुछ है। स्पीकर डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑल द क्वेश्चन रिजोल्यूशन, स्पीकर पुट द इश्यूज टू वोट, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, इंटरप्रेट्स द रूल्स। बिजनेस ऑफ द हाउस के इतने नहीं आते। एडमिनिस्ट्रेटिव के, हाँ, स्पीकर डिसाइड करता है कि एक बिल मनी बिल है या फिर एक नॉर्मल बिल है, और मनी बिल को खाली इंट्रोड्यूस करा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दो अलग अलग क्वेश्चन बताए मैंने आपको। मैंने कही है कि स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि एक बिल मनी बिल है या क्या है, और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, खाली प्रेसिडेंट की ही रिकमेंडेशन से मनी बिल इंट्रोड्यूस कराया सकता है। तो स्पीकर की अगर मैं बिजनेस ऑफ द हाउस की बात करूं तो मेरे पास फंक्शन आते हैं कि वो मेंटेन करता है बिजनेस ऑफ द हाउस, एडमिशन ऑफ वेरियस क्वेश्चन, एडमिसिबिलिटी, ठीक है, और पुट द कास्टिंग वोट, कास्ट टू इशू टू वोट। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। कम्युनिकेट द डिसीजंस ऑफ द हाउस टू द कंसर्न अथॉरिटीज एंड रिक्वेस्ट देम टू कंप्लाई विद सच डिसीजंस। सपोज अर्श अग्रवाल पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक कमेटी होती है जो कि स्पीकर, जो कि क्या करती है, प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस भी प्रिपेयर करती है, काफी इंपॉर्टेंट काम होता है उसका,
और कोई और ड्राफ्टिंग कमेटी है। अब ये सब कमेटी है, अब इस कमेटी में मेंबर्स होते हैं, अब ये सारे मेंबर्स रिपोर्ट करेंगे स्पीकर को, और फिर स्पीकर जो भी पॉलिसीज बनी है वो सबको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वेरियस मिनिस्टर्स को देगा, उनसे कंसल्ट करेगा। तो इधर लिखा हुआ है द स्पीकर रिसीव्स द स्पीकर कम्युनिकेट्स द डिसीजन ऑफ द हाउस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ही शी रेगुलेट्स द एडमिशन ऑफ विजिटर्स प्रेस कॉरेस्पोंडेंट्स टू द गैलरीज ऑफ द हाउस। अभी सेंट पॉल्स स्कूल्स आगरा से बच्चे गए थे 11th-12th के लोकसभा देखने के लिए, तो इट वाज नॉट लाइक दैट यू कैन गो एंड विटनेस इट, you have to take a permission, specific permission has to be taken, so there was a permission was taken and the speaker allowed, so this is known as the admissibility admission of visitors and press correspondence. The speaker receives all the petitions and document, communicates the decision of the house to the concerned authorities and she also communicates the decision of the house to the concerned authorities. अब डिसिप्लिनरी फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होते हैं डिसिप्लिनरी फंक्शन? मतलब ऐसे फंक्शन जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं हाउस का। पहला क्या है कि स्पीकर मेंटेन करेगा ऑर्डर ऑफ द हाउस। दूसरा क्या है, वो डिपेंड कर सकता है, मतलब उसके हाथ में पावर होती है कि वो किसी मेंबर को इलीगल डिक्लेयर कर दे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर कोई मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, अगर वो उसका पार्ट है और उसने बीच में रिजाइन नहीं दिया है, मगर उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो एंटी डिफेक्शन कर रहा है, तो इस केस के अंदर ये स्पीकर के पास हाथ में पावर होती है कि वो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिक्लेयर कर दे, मतलब घोषित कर दिया जाए, सस्पेंड भी कर दिया जाता है। तो स्पीकर के हाथ में पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि वेदर अ मेंबर स्टैंड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ और नॉट। और स्पीकर के हाथ में पावर होती है कि वो एनी एक्सपंज इंसिडेंट और अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज्ड बाय द मेंबर्स इन द हाउस, एक्सपंज कर दे। देखो एक्सपंज मतलब हटा देना। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं लोकसभा के अंदर वो सारी रिकॉर्ड करी जाती है नोट पर। तो यदि कोई भी मिनिस्टर या मेंबर गलत शब्द का प्रयोग करता है या फिर अनपार्लियामेंट्री वर्ड, ऐसे वर्ड जो कि पार्लियामेंट्री नहीं है, जो कि अब्यूजिव लैंग्वेज में है, तो स्पीकर के हाथ में पावर होती है कि उनको एक्सपंज यानी कि हटा दे। मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द हाउस, अगर सीरियस डिसऑर्डर होगा या लैक ऑफ कोरम होगी, बिजनेस ओवर होगा या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा हाउस का, तो स्पीकर के हाथ में पावर है कि वो उसको एडजस्ट कर। ऐसी अभी एक केस हुआ था जिसके अंदर स्पीकर एक बयान, मतलब बयानी, ही वाज सेइंग समथिंग एंड अ मिनिस्टर वाज मेकिंग हिज वीडियो, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, एंड somebody was making his video, so he basically said him that I can declare you, means I can suspend you if you will do further this. So this shows that she maintained the discipline very strictly. If somebody is making his video, then also he is against it. Somebody is making another one's video in the house, he is against it. Then we have parliamentary committee. ये सबसे important है, नया सेक्टर इंक्लूड किया ICSC टोटल हिस्ट्री के अंदर। पार्लियामेंट्री क्या है? स्पीकर वैसे ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है काफी सारी कमेटीज का, ड्राफ्टिंग कमेटी, रूल्स कमेटी। एक्स ऑफिशियल मतलब जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया तो उसको इन पदों का मिनिस्टर, इन पदों का हकदार बना दिया गया। वो अपॉइंट करता है चेयरमैन टू ऑल द हाउसेस, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, इनके चेयरमैन जो कि मतलब जिस सेक्टर पे स्पीकर रोल नहीं प्ले करता उसके वो चेयरमैन अपॉइंट करता है, और उन चेयरमैन के डिसीजंस को, मतलब वो चेयरमैन स्पीकर से डिसीजन लेते हैं, स्पीकर के साथ मेंटेन करते हैं ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी। और वो क्या करता है, वो डायरेक्शन भी इशू करता है चेयरमैन को इन ऑल द मैटर्स। मिसलेनियस फंक्शन क्या है? मिसलेनियस मतलब जो एक्स्ट्रा फंक्शन है। एक तो स्पीकर प्रिसाइड करता है जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट के, देखो प्रिसाइड करना अलग होता है और समन करना अलग होता है, प्रोरोगेटिव करना अलग होता है, तीनों बहुत अलग अलग चीज है। प्रिसाइड मतलब किसी भी चीज को संभालना, वो होता है प्रिसाइड करना, उसके बिजनेस को कंडक्ट कराना इन द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। तो स्पीकर के हाथ में पावर होती है, जब लोकसभा राज्यसभा साथ में हो तो उनके बिजनेस को ट्रांजेक्ट, मतलब साथ में प्रिसाइड कराया जाए। और रही बात समन यानी कि कॉल करना, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है। अब उसके हाथ में सोल पावर नहीं होती, उसकी ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये पावर वो यूनियन के साथ डिसाइड करता है कि हम पार्लियामेंट को बुलाएं या ना बुलाएं, सब दोनों साथ में। प्रोरोगेटिव मतलब प्रोरोगेशन, जो मैंने बोला टर्मिनेशन ऑफ सेशन। तो तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्पीकर प्रिसाइड करता है, स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पढ़ेंगे आप, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जैसे अभी जब जगदीप धनखड़ ने रिजाइन दे दिया था, ठीक है,
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के साथ कंसल्ट करता है कुछ ऑन मैटर्स पे, और ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट्री डेलीगेट्स। पार्लियामेंट्री डेलीगेट्स वो डेलीगेट्स होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में भेजे जाते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो उनको भी डिसाइड करता है कि कौन जाएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा, जिसको कहते हैं अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काफी इंपॉर्टेंट है राज्यसभा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होते हैं 250 मेंबर्स, 238 इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है। इसके अंदर 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं। सर नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है, अकेले कर लेगा? नहीं करेगा भाई, अकेले नहीं करेगा। आपने देखा होगा जब पद्म भूषण पद्म विभूषण मिलता है तो राहुल गांधी तो बैठा नहीं होता है उस जगह पर जो करंट गवर्निंग पार्टी है वो बैठी होती है, उसके मेन मिनिस्टर्स बैठे होते हैं। जब कोई भी अवार्ड मिलता है सेरेमनी में प्रेसिडेंट द्वारा, पद्म भूषण पद्म विभूषण, आगे वाली लाइन में बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोलली इंडिपेंडेंटली आप किसी को इलेक्ट कर रहे हो। सब चीजें सबके साथ होती है, सबके विश्वास के साथ होती है और सबके कोऑर्डिनेशन के साथ होती है। राज्यसभा 250 मेंबर्स है, 238 इलेक्टेड है इनडायरेक्टली और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड है इन स्पेशल फेवर्स, इन स्पेशल केस लाइक लिटरेचर, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स। क्वालिफिकेशन सेम है, बस इसके अंदर एज फैक्टर आया था 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 30 ईयर्स ऑफ एज, सॉरी 35 गलत कह गया मैं, 30 ईयर्स ऑफ एज। और बाकी इंसॉल्वेंट, होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब राज्यसभा का इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइन रट लेना। जिस तरीके से इसका इलेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इलेक्शन का जो टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफर रूल। सर कुछ समझ नहीं आया। देखो, हर एक स्टेट में एमपी होता है, लोकसभा का और राज्यसभा। नवीन जैन आगरा से जो कि मेयर रह चुके हैं, वो अब राज्यसभा में एमपी। अब ये एमपी क्या होता है राज्यसभा में? एमपी इनडायरेक्टली इलेक्ट कराया जाता है उन लोगों द्वारा जिनको हमने इलेक्ट किया है। सपोज मैंने अर्श अग्रवाल को इलेक्ट किया, अर्श अग्रवाल ने जगदीप धानकर को इलेक्ट किया, तो मेरे द्वारा इलेक्ट किया गया वो अर्श अग्रवाल एक एमपी बन गया। अब वो एमपी स्टेट का भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, वो इलेक्ट करेगा आपका प्रेसिडेंट। तो वही बात कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर रूल। हर एक स्टेट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। इसका टर्म होता है 6 साल, उसका होता है 5 साल। ये हाउस कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 1/3 मेंबर्स इसके आफ्टर 2 ईयर रिटायर होते हैं, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर। इसके चेयरमैन होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की एक ऑफिस होती है, चेयर होती है जो कि एक्स ऑफिशियो, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो बनेगा। वाइस प्रेसिडेंट की भी क्वालिफिकेशन होती है, प्रेसिडेंट की भी क्वालिफिकेशन होती है। मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। देखो, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में हम 12 मेंबर नहीं लेते और उसके अंदर लेते हैं, अभी वो आपको पता चल जाएगा। राज्यसभा का मैंने आपको बता दिया। अब राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि इसके कभी मेंबर्स डिसॉल्व नहीं होते। अब बात करते हैं क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा, और वो कॉमन है। देखो, राज्यसभा और लोकसभा क्या क्या कर सकते हैं साथ में? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, रिमूवल ऑफ जजेस, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर में काम कर सकते हैं एक साथ। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं। क्या क्या सेक्टर मैंने आपको बताया? एक तो मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये एक केस है। अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है? लेजिस्लेटिव पावर्स होती है सर लॉ मेकिंग पावर्स, ऐसी पावर्स जो कि लॉ बनाने में मदद करती है। बहुत फास्ट तरीके समझाऊंगा आपको। 3 टाइप की लिस्ट होती है, आपने पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट का मेन रोल होता है, बस याद रखना। इसके अंदर डिफेंस मान लो आप, फॉरेन अफेयर्स मान लो। स्टेट लिस्ट वो होती है जो कि पर्टिकुलर स्टेट डिफाइन करती है, जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टेट की एग्रीकल्चर ले लो, वेस्ट मैनेजमेंट ले लो, ये सब चीजें। कॉन्करेंट जिसके अंदर दोनों भाग लेती है, जिसके अंदर ऑल द लॉज रिस्पेक्ट टू स्टेट एंड वो। रेसिडुअरी पावर्स क्या होती है? मतलब अदर देन रेसिडुअरी, सारी अदर देन 3 लिस्ट रेसिडुअरी में आ जाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर यूजुअली स्टेट लेजिस्लेटिव बनाती है, मगर इन फर्दर केसेस पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा भी बना सकती है। अब वो क्या क्या 2 क्लॉज होते हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला कहता है मैटर्स इन स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट का बना सकती है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लग जाए या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट की मशीनरी ब्रेक हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उस पर्टिकुलर स्टेट की ब्रेक हो जाए,
यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लग जाए तो उसके अंदर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाएगी और जो उसकी लेजिस्लेचर होगी वो डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंडर आ जाएगी। तो कब बना सकती है? ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और ध्यान रखना, इफ 2/3 ऑफ द when a resolution in Rajya Sabha is passed by 2/3 majority that a subject in state list has assumed special national importance। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, थोड़ा आपको लॉ की तरफ मूव कर देगा। इस पॉइंट में वो कहना चाह रहे हैं कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगी तो तब बना सकती है, और दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि अगर एक रेजोल्यूशन पास करा दिया जाए राज्यसभा में कि बाय 2/3 मेजोरिटी दैट द मैटर इन द स्टेट लिस्ट आर इज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, तो बनाया सकता है। और कब बनाया सकता है? जब जो स्टेट चाहती है कि हमारी प्रॉब्लम सेंट्रल सुने, तो वो लॉ स्पेशली एक एक्ट बन जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीन चीजें बताई मैंने आपको। पहली चीज क्या बताई कि या एक तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो तो स्टेट लिस्ट के अंदर बनाया जा सकता है। दूसरी, जब एक रेजोल्यूशन पास कराया है राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से कि भाई इसके अंदर एक मामला है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो इस पे बना दो, तो बनाया जा सकता है। तीसरा, जब कोई स्टेट, दो या दो से ज्यादा स्टेट चाहती है कि हमारे मैटर को सेंट्रल सुने और उस पे लॉ बनाए, तो बनाया सकता है। लिखा है when 2 or more states are of opinion that the parliament should legislate on the subject given the state list, the parliament may make an act on that subject but that will be applicable to the concerning state only। तो प्रॉब्लम उसी स्टेट की होगी जिस स्टेट ने लॉ बनानी है, बाकियों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ऑर्डिनेंस क्या होता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस में बेसिक बताएगा। ऑर्डिनेंस तब इशू कराया जाता है, एक तो बात याद रखना, जब दोनों हाउस इफेक्ट में नहीं होते, यानी कि सेशन में नहीं होते, और इसका सेम इफेक्ट होता है एज एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। और ऑर्डिनेंस के अंदर बेसिकली रूल होता है कि जब दोनों पार्लियामेंट आ जाती है, मतलब जब पावर में नहीं होती है जब वो आ जाती है तो उसको अप्रूव करना होता है। अगर वो अप्रूव नहीं करेगा तो लैप्स कर जाएगा, वरना वो सीज टू ऑपरेट कर जाएगा। पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में क्या क्या आती है? फाइनेंशियल पावर्स में आती है आपकी बजट ऑफ द पार्लियामेंट, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, वोट ऑन अकाउंट, सैलरीज, परमिशन ऑफ टैक्सेस। पहले तो याद रखना, सैलरी जितनी भी एमपीज एमएलएस की सैलरी होती है वो डिसाइडेड होती है, ठीक है, और डिसाइडेड होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ही खाली जजेस की सैलरी को रिड्यूस कराई जाती है। अब सर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं एक्स्ट्रा ग्रांट्स जो भी चाहिए होते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं एक्स्ट्रा ग्रांट्स। कंसोलिडेटेड अलग है, सप्लीमेंट्री अलग है, और कंटिजेंसी अलग है। बहुत बेहतरीन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सप्लीमेंट्री क्या होता है, कंसोलिडेटेड क्या होता है, कंटिजेंसी क्या होता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होता है कि अगर मैंने अर्श अग्रवाल की गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया, अर्श अग्रवाल की गवर्नमेंट को, क्योंकि वो ही पावर में थी, उसको बजट पास हुआ तो सपोज 1 करोड़ रुपए मिले। अब उसके लिए 1 करोड़ रुपए कम पड़ गए, जैसे जैसे कम चला तो कम पड़ गए, तो वो डिमांड कर सकता है कि मुझे पैसे और चाहिए। ये लिखा हुआ है, if the amount authorized for the current financial year is not sufficient, the government will make a fresh demand for supplementary grant। आपके कंटिजेंसी फंड क्या होते हैं? कंटिजेंसी फंड्स होते हैं जो कि इमरजेंसी में काम आते हैं, कोई इमरजेंसी हो गई तब आते हैं कंटिजेंसी फंड्स। कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जैसे वो फिक्स रखते हैं प्रेसिडेंट फिक्स रखते हैं, नाम पे प्रेसिडेंट के फिक्स रखा जाता है एक तरीके से, मगर वो फिक्स रखे जाते हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए, ठीक है। इमरजेंसी होती है एक तरीके से। वोट ऑन अकाउंट क्या है? वोट ऑन अकाउंट क्या करता है? एक्सरसाइज देता है एग्जीक्यूटिव को टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड अंटिल द बजट इज ऑफ द यूनियन इज पास। सपोज बजट यूनियन का पास करा नहीं है, मेट्रो का दावा दे दिया है, मेट्रो बनवानी है, तो क्या करें भाई साहब? तो वोट ऑन अकाउंट एक प्रॉपर्टी होती है या फिर एक डिवाइस होता है जिससे क्या होता है कि इट ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड से ड्रॉ कर सकता है वो फंड्स को। Permission for taxes in matters of finance, the Lok Sabha enjoys more power than Rajya Sabha. Money bills can be introduced। देखो एक पावर तो ये भी मनी बिल्स खाली इंट्रोड्यूस करे जाते थे लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं कर सकते, और ये इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए थोड़ा ये फैक्टर उठाता है। जुडिशियल पावर क्या क्या है? जुडिशियल पावर ये है कि कोई इसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पे, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस पनिशमेंट दे सकता है, रिमूवल ऑफ जजेस कर सकता है, इनकैपेसिटी ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकंडक्ट, इनके बेसिस पे कराया जा सकता है, रिमूवल ऑफ जजेस, पनिशमेंट दे सकते हैं। इलेक्टोरल फंक्शन क्या है? स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपके स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड करते हैं बोथ द हाउसेस। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद स्टेट लेजिस्लेचर, ये कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करना है, वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करना है, स्पीकर को भी, लोकसभा को भी। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अमेंडमेंट ये कहता है कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देखो कुछ ना बिल्स होते हैं जो कि रिजर्व कर लेती है, जो कि जिसके लिए गवर्नर ऑफ स्टेट की भी अपील चाहिए होती है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर की भी वो चाहिए होती है परमिशन। तो यहाँ पे अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, किसी पर्टिकुलर उसमें चेंजेस लाने। अमेंडमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है, कोई चेंज लाना है, तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रोसीजर होगा उसका। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों ही हाउस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड यानी कि चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। द अमेंडमेंट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आपको याद रखना है कि एक तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, otherwise the amendment bill cannot be passed. In some cases ratification of or approval of bill of the legislative state is also required. ये बकवास है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कर सकती है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि चेंजेस ला सकती है, उसके लिए उसको कुछ चीजें क्वालिफाई करनी पड़ेगी। क्या क्या क्वालिफाई करनी पड़ेगी उसको? एक तो टोटल मेजॉरिटी चाहिए होगी, प्रेजेंट 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये उसकी कुछ चीजें। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कैसे कैसे हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमें एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना है तो इंटरपेलेशन होता है। इंटरपेलेशन क्या होता है? राइट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, इसको कहते हैं इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन तीन क्वेश्चन रहते हैं हमको, अनस्टेड, स्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस में, तो होते हैं इंटरपेलेशन। वोटर नो कॉन्फिडेंस, जो कि अपोजिशन मूव करता है, जिसके अंदर 50 मेंबर की आपको वो चाहिए होती है, और अगर नहीं मिलेगी तो वो इलेक्ट कर जाएगा। एडजर्नमेंट मोशन टू स्टॉप द नॉर्मल बिजनेस, ले असाइड एंड टेक अप द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। सेंसरी मोशन पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए होता है। मॉनेटरी कंट्रोल, जो कि ऑडिटर जनरल होता है गवर्नमेंट का, जो कि कट मोशन प्रोड्यूस करता है इन द बजट ताकि पैसा कम खर्च हो, और चेक करता है कि जो पैसा लोकल से लिया है वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब कुछ एक्सक्लूसिव पावर होती है राज्यसभा की, कुछ एक्सक्लूसिव पावर होती है लोकसभा की। ये चैप्टर बहुत आसान है, ये चैप्टर कभी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ये जो मेन टॉपिक है ये बोर्ड में आया है, काफी बार आ चुका है कि एक्सक्लूसिव पावर क्या है राज्यसभा की, एक्सक्लूसिव पावर क्या है लोकसभा की। काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव पावर क्या होती है? एक्सक्लूसिव पावर ऐसी पावर होती है जो कि राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अलग होती है। राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर ये होती है कि एक तो उसकी कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसकी स्ट्रेंथ 250 ही रहेगी, 250 इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, उसके अंदर कभी डिसॉल्वमेंट नहीं हो सकता। और साथ ही साथ राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के अंदर स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है। अगर उसके अंदर 2/3 बाय मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास कराया गया है कि अंडर स्टेट लिस्ट ऐसे मैटर हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो राज्यसभा उस पर लॉ बना सकता है। और राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी नाम दे सकता है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये उसकी एक्सक्लूसिव पावर है। और साथ ही साथ लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है नेशनल इमरजेंसी में, मगर जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो उस केस के अंदर सोल डी फैक्टो राज्यसभा बन जाता है। एक्सक्लूसिव पावर क्या है लोकसभा की? नो कॉन्फिडेंस मोशन खाली लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकता है, ऐसा मोशन जिससे गवर्निंग पार्टी चली जाएगी, वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि स्पीकर की उसके अंदर प्रेजेंस के अंदर होता है, खाली लोकसभा के अंदर होता है। मनी बिल खाली लोकसभा में आ सकते हैं, और मनी बिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आते हैं, और प्रिसाइड यानी कि बताता कौन है कि मनी बिल है या नहीं, ये बताता है आपका स्पीकर। तो स्पीकर डिसाइड करता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, और a bill can be introduced on the recommendation of president only as a money bill in case of deadlock between a state and union। अगर नहीं, स्टेट और यूनियन गलत कह रहा हूं, in case of deadlock between लोकसभा एंड राज्यसभा, in case of deadlock between लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा नॉर्मली प्रिवेल्स का मतलब ये होता है कि नॉर्मली लोकसभा जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो लोकसभा के जीतने का क्या क्या कारण है कि लोकसभा की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए लोकसभा जीतेगी। तो आपको क्या याद रखना है, मैं आपको एक नॉर्मल बता देता हूं। लोकसभा में नोट कर लो कि मनी बिल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके अंदर हो सकता है, एडजॉर्नमेंट मोशन इसके अंदर हो सकता है, ज्वाइंट सेशन में जीतेगा, और बजट हमेशा लोकसभा में अनाउंस किया जाएगा। एक्सक्लूसिव पावर क्या है? एक्सक्लूसिव पावर ये कहती है कि राज्यसभा डिक्लेयर कर सकता है रेजोल्यूशन इन स्टेट लिस्ट। अगर रेजोल्यूशन पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी से, तो कोई मैटर जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है वो राज्यसभा के अंदर आ जाएगा। राज्यसभा के अंदर मतलब उसके अंदर पार्लियामेंट इन्फोर्स करेगी। और राज्यसभा क्या कर सकता है? क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट।
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, राज्यसभा लुक्स आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा अलोन व्हेन द लोकसभा स्टैंड डिसॉल्व एंड नॉट इन सेशन। काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसके बाद में आपको अगला इसका जो चैप्टर है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। होप यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।